नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। वायु प्रदूषण। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ चुके हैं और पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है। उनमें से पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रकार है वायु प्रदूषण। चलिए देखते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है, किन कारणों से फैलता है, क्या इसके दुष्परिणाम हैं और इसकी रोकथाम के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में जानते हैं। समस्त जीवधारियों के जीवन के लिए वायु एक आवश्यक तत्व है। प्राणियों एवं पादपों को विभिन्न जीवनदायिनी गैसें वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वायु का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण से होता है और हम ये जानते हैं कि इस पृथ्वी पर चाहे वो जीव जंतु हों या वनस्पति हों, उनको अपना जीवन देने के लिए जीवनदायिनी वायु की आवश्यकता होती है। और जब भी हम जीवनदायिनी वायु की बात करते हैं तो वायु के मिश्रण में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों के अंदर से जीवनदायिनी गैस, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति अपनी श्वसन क्रिया के दौरान इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न गैसें एक निश्चित मात्रा व अनुपात में पाई जाती हैं और इन गैसों के संपूर्ण मिश्रण को ही हम वायु कहते हैं। चलिए देखते हैं कि वायु में कौन कौन सी गैसें किस किस मात्रा में पाई जाती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.94%, आर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% तथा अन्य गैसें 0.02% के अंदर पाई जाती हैं। शुद्ध वायु में सभी गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती है। जब इन गैसों का यह अनुपात बना रहता है तो इस वायु को हम शुद्ध वायु कहते हैं। जब कभी भी इन गैसों के अनुपात में उतार चढ़ाव आते हैं, कमी या वृद्धि देखी जाती है, तो वायुमंडल के अंदर अर्थात वायु के अंदर जो गैसों का मिश्रण पाया जाता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और इस बिगड़े हुए संतुलन को ही हम आगे चलकर वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। गैसों के अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित कर देता है। जैसा कि अभी हमने जाना था कि वायु के अंदर विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं और जब भी यह अनुपात गड़बड़ाता है तो संपूर्ण व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिसका सीधा प्रभाव जीव जगत पर पड़ता है। प्राणियों के स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वायु होना आवश्यक है। अब जब कभी भी हम शुद्ध वायु की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे वायु के अंदर जो विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, क्या उनका अनुपात निश्चित मात्रा में है या नहीं है। जब भी वो अपने निश्चित अनुपात से अधिक या कम मात्रा में पाई जाएंगी तो ऐसी वायु को हम शुद्ध वायु नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वायु में प्रदूषण फैल रहा है, अर्थात ये वायु प्रदूषित वायु है। एक मनुष्य प्रतिदिन औसतन 22,000 बार सांस लेता है तथा श्वसन की प्रक्रिया में 16 किलोग्राम वायु का प्रयोग करता है। अब देखिए, एक आंकड़ा हमारे सामने आया है और ये निकल के ये आया है कि एक सामान्य एक औसत व्यक्ति दिन भर में 22,000 बार सांस लेता है और जब भी एक बार श्वसन क्रिया करता है, अर्थात वो जब भी एक बार सांस को अंदर ग्रहण करता है, जिसे हम इंग्लिश में इनहेल कहते हैं, तो इनहेल की इस प्रक्रिया के अंदर वो लगभग 16 किलोग्राम वायु को अपने फेफड़ों के अंदर खींचता है। ये एक स्वस्थ औसत व्यस्क मनुष्य के बारे में बात की गई है।
जब बाह्य हस्तक्षेप के कारण वायु के अवयवों में अवांछित तत्व प्रवेश कर जाते हैं तो उसका मौलिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब बाह्य हस्तक्षेप से विभिन्न प्रकार के, अर्थात वायु के अंदर मानवीय क्रियाओं के द्वारा या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा उसके अंदर वायु में कुछ ऐसे तत्व पहुंच जाते हैं जो उसमें गैसों के निश्चित अनुपात में उतार चढ़ाव पैदा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वायु का जो मौलिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है और इस बिगड़े हुए मौलिक संतुलन के कारण अब वायु शुद्ध वायु न रह करके प्रदूषित वायु बन जाती है। विभिन्न प्रकार की गैसें, कण आदि पदार्थ वायु में प्रवेश करके उसे दूषित कर देते हैं। अब वायु को दूषित करने का काम कौन कौन से करता है? अब वायु के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें पहुंच जाती हैं, अर्थात वो अपने अनुपात से कई बार ज्यादा मात्रा में पहुंच जाती हैं तो वायु दूषित हो जाती है। विभिन्न प्रकार के कण, चाहे वो धूल के कण हो, मिट्टी के कण हो, धुएं के कण हो, वो भी वायु में पहुंच जाते हैं तो वायु के संतुलन को उसके बिगाड़ देते हैं और वायु प्रदूषित हो जाती है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया को वायु प्रदूषण कहते हैं। अब ये कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी हो सकते हैं। अब किसी भी कारण से वायु के संतुलन में जब भी उतार चढ़ाव देखा जाएगा तो वायु का संतुलन बिगड़ना वायु प्रदूषण कहलाता है। अब चाहे वो प्राकृतिक कारणों से हो या फिर वो मानवीय कारणों से हो। परिभाषा, अब हम देखते हैं वायु प्रदूषण को किस प्रकार से सैद्धांतिक रूप से परिभाषित किया गया है। वायु प्रदूषण को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया, उनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं का यहां उल्लेख किया गया है। नंबर 1 परिभाषा है, वायु में बाह्य स्रोतों से एक या अधिक प्रदूषक तत्व जैसे धूल, धुआं, गैस, दुर्गंध अथवा जलवाष्प आदि इतनी मात्रा अथवा तथा अवधि तक उपस्थित हो जाएं कि मानव, पादप, जंतु जगत के लिए हानिकारक हो अथवा जिससे सुखी जीवन और संपत्ति में अनुचित बाधा उपस्थित हो जाए, वायु प्रदूषण कहलाता है। प्रोफेसर पार्किंस ने ये परिभाषा दी है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है विभिन्न प्रकार के बाह्य तत्व जैसे धूल, धुआं, गैस, दुर्गंध, जलवाष्प आदि जब वायु में मिल जाते हैं या वो इतनी देर तक वायु में रह जाते हैं कि वायु मानव समुदाय या पादप समुदाय और विभिन्न प्रकार के जैविक समुदायों के लिए हानि उत्पन्न करने लग जाती है, उनके लिए हानिकारक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। दूसरी परिभाषा है, वायुमंडलीय संघटकों में मात्रात्मक परिवर्तन अथवा एक या अधिक प्रदूषकों का बाह्य वायुमंडल में इतनी अवधि व मात्रा में प्रवेश करना कि पादप तथा प्राणी जगत को हानि पहुंचाए तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। प्रोफेसर कैनन ने यह परिभाषा दी है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब कभी वायु के अंदर बाह्य तत्व प्रवेश कर जाते हैं और वो इतनी मात्रा में और इतनी अवधि के लिए प्रवेश कर जाएं कि वो जीव जगत के लिए या मानव समुदाय के लिए हानि उत्पन्न करने लगे तो वायु की ऐसी अवस्था को हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। वायु प्रदूषण अनेक स्रोतों से होता है। इन्हें हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत या प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय स्रोत या मानवीय कारक। अब इन्हें हम स्रोत कहें या हम इन्हें कारक कहें या हम इन्हें वायु प्रदूषण के कारण कहें, ये एक ही बात है। जब कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तब भी आप यही जवाब देंगे। आपसे वायु प्रदूषण के कारणों के बारे में पूछा जाए तब भी आप यही जवाब देंगे। और वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से होते हैं, जब ये सवाल में पूछा जाए तब भी आप यही बताएंगे कि वायु प्रदूषण के कारक ये होते हैं। मूल रूप से हम वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारणों को दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले जो कारण हैं या प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होने वाले जो कारण हैं जिनसे वायु प्रदूषण फैलता है, हम उन कारणों को प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।
और वे कारण जो कि मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उन कारणों को हम मानवीय स्रोतों के अंतर्गत रखकर अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक कारण हैं जिनसे कि वायु प्रदूषण फैलता है। पहला है प्राकृतिक स्रोत। कुछ प्राकृतिक स्रोतों द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है जो कि सीमित मात्रा में तथा क्षेत्रीय प्रभाव वाला होता है। अब देखिए यहां पर यह बात कही गई है कि प्राकृतिक स्रोतों द्वारा भी प्रदूषण होता है, पर वायु का यह प्रदूषण जो कि प्राकृतिक स्रोत फैलाते हैं सीमित मात्रा में होता है और क्षेत्रीय प्रभाव वाला होता है। क्षेत्रीय प्रभाव से तात्पर्य है जहां कहीं भी ये प्राकृतिक स्रोत जो वायु प्रदूषण फैलाएंगे वो उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो संपूर्ण पृथ्वी को प्रभावित करे या उसका प्रभाव भूमंडलीय रूप से हो। पृथ्वी के उत्पत्ति काल से ही अनेक प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वायु में प्रदूषकों का समावेश हो रहा है। प्रदूषकों से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के ऐसे तत्व जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था, विभिन्न प्रकार के धूल कण हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हो सकती हैं, वह अन्य ऐसे तत्व जो कि वायु के संतुलन के अंदर गड़बड़ उत्पन्न कर देते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी क्रिया, दावाग्नि, जैविक अपशिष्ट आदि प्रमुख हैं। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में आप जानते हैं। दावाग्नि का तात्पर्य है वनों के अंदर जो अग्नि लग जाती है, जब आग लग जाती है प्राकृतिक रूप से, उसे हम दावाग्नि कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जैविक अपशिष्ट आप देखते हैं, प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनको हम जैविक अपशिष्टों की संज्ञा देते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से लावा, चट्टानों के टुकड़े, जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, राख आदि पदार्थ तीव्र गति से विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं और वायुमंडल में आ जाते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब आप ये जानते हैं कि वास्तव में ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी भूगर्भ के अंदर उत्पन्न होने वाले लावा, चट्टानों के टुकड़ों, जलवाष्पों, विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ एक जोरदार विस्फोट होता है धरातल पर, और इस विस्फोट के साथ ये सभी तत्व, कुछ तत्व धरातल पर और कुछ तत्व जो कि हल्के होते हैं जैसे गैस, राख और जलवाष्प, ये सीधे वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और वायुमंडल में पहुंचकर वायु के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। और जब कभी भी वायु का संतुलन बिगड़ता है तो ऐसी अवस्था को हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। उद्गार की शक्ति व अवधि पर प्रदूषण की मात्रा निर्भर करती है। अब यह देखा जाता है कि भाई उद्गार कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली से तात्पर्य है कि जो भी विस्फोट के साथ उस उद्गार के अंदर तत्व निकले वो कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल में पहुंचे। अगर ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचेंगे तो वो ज्यादा वायु प्रदूषण करेंगे, और कितनी देर तक वो उद्गार होता रहा। अब बहुत देर तक उद्गार होगा तो ये तत्व स्वाभाविक रूप से वायुमंडल में अधिक मात्रा में पहुंच जाएंगे और ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाएंगे। सर्वाधिक वायु प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया एवं अन्य विषैली गैसें निकलकर वायुमंडल में फैल जाती हैं और आगे चलकर ये सभी गैसें वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। धुआं तथा राख के कणों से भी दृश्यता प्रभावित होती है तथा प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। अब आप देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण वायुमंडल में जब बहुत अधिक मात्रा में ये धुआं और राख के कण पहुंच जाते हैं तो सांस लेने में काफी तकलीफ होने लग जाती है। दावाग्नि या वनों में लगने वाली आग से भी वायु प्रदूषण होता है। इससे तापमान में वृद्धि होने के साथ ही बड़ी मात्रा में निकलने वाला धुआं व राख के कण वायुमंडल में मिल जाते हैं। 1997 में इंडोनेशिया व मलेशिया के सघन वनों में लगी भयंकर आग से हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में धुआं फैल गया। अब आप देख सकते हैं जब हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में
वनों में आग लगेगी तो एक बहुत बड़ी मात्रा में ये धुआं निकलेगा और ये धुआं आगे चलकर वायुमंडल में फैलेगा और वायु के संगठन के अंदर जब भी संतुलन बिगड़ता है, वहां पर असंतुलन उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति को हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। आंधी व तूफान से वायुमंडल में फैलने वाले धूल कण भी प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जब कभी भी आंधी तूफान आता है और आंधी तूफान के साथ आप कई बार ऐसा देखते हैं कि वायुमंडल में धूल के कण पहुंच जाते हैं और काफी ऊंचाई तक ये धूल के कण वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार के वायुमंडल में पहुंचे हुए धूल के कण वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं। नम जलवायु वाले व दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न मीथेन गैस भी वायुमंडल को प्रदूषित करती है। अब क्या होता है, जो नम जलवायु के क्षेत्र हैं या दलदली क्षेत्र हैं, वहाँ जैविक पदार्थ जब सड़ते हैं तो वो जैविक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं और कार्बनिक पदार्थों के विघटन से एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है मीथेन, CH4 इसका फॉर्मूला है। ये मीथेन गैस वायुमंडल में पहुंचकर बहुत बड़े स्तर पर वायु प्रदूषण फैलाती है, क्योंकि जब भी किसी भी गैस की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वायु वास्तव में विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण होती है जिसमें हर एक गैस की एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित अनुपात निर्धारित है। जब कभी भी वो गैस अपनी निश्चित मात्रा से कम या ज़्यादा पाई जाती है तो वायु का संतुलन गड़बड़ जाता है और ऐसी स्थिति में वायु शुद्ध ना रहकर अशुद्ध हो जाती है और अशुद्ध वायु ही वायु प्रदूषण के नाम से जानी जाती है। अब ये जो मीथेन गैस है वास्तव में ये वायुमंडल में पाई जाती है गैसों के मिश्रण के अंदर, ये बहुत अति अल्प मात्रा में पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वायु के अन्य संगठन में जो अन्य गैसें हैं 0.02% के अंदर वो सारी गैसें आती हैं विभिन्न प्रकार की, उसमें मीथेन भी आती है। पर जब कभी भी मीथेन ज्यादा मात्रा में वायु में पहुंचती है तो वायु प्रदूषित कर देती है। मीथेन गैस वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी काफी ज्यादा खतरनाक और वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों में से है। असाइनमेंट, इस अध्याय के लिए असाइनमेंट के रूप में आपका जो पहला प्रश्न है वो है वायु प्रदूषण की परिभाषा दीजिए। इसमें आपको अधिकतम 20 शब्दों के अंदर या 50 शब्दों के अंदर अधिकतम वायु प्रदूषण की आपको परिभाषा देनी है। दूसरा जो प्रश्न है वो है वायु प्रदूषण के कारणों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। आपको वायु प्रदूषण के कारणों को मुख्य रूप से जितने वर्गों में बांटा गया है उसका उल्लेख करना है। इस प्रश्न का जवाब आप अधिकतम 20 शब्दों में दे सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है ये अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है और वायु प्रदूषण की परिभाषा ये एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। आप इसमें परिभाषा दे सकते हैं, 50 शब्दों में भी दे सकते हैं और अगर आप किसी विद्वान के अनुसार परिभाषा देना चाहते हैं तो वो आप उससे भी अधिक शब्दों में दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।